हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है मीटर सेट के बारे में, ये थोड़ी सी एडवांस है और अच्छी टॉपिक है जो आपके लिए बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी आसानी से बनते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या है। वे एक विच स्टोन सेट के पर ही निर्भर करता है। मैंने इसके बारे में आपको समझाया था। विच स्टोन सेट क्या होता है, पहले हम ऊपर हेडिंग डालते हैं मीटर सेट क्या होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे विच स्टेन छोट के बारे में, बैलेंस के बारे में, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक ऐसी बनावट जो आकृतिक है, पी क्यू, और ये था आर, ये था एस, और यहाँ पर हम लोग धारा को कैलकुलेशन करते थे। तो एक कंडीशन मैं आपको बताया था, तीरियस मल्टीप्लाई जब करते थे, इसका मतलब पी में एस का और फिर इज इक्वल टू आर में क्यू का। जब हम गुणा करते थे तो अगर ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पर धारा जीरो हो जाती थी। मतलब इस वाली जो लाइन जो गई थी, अगर हम यहाँ पर सर्किट लगा दें तो इस आर में जो आई था ना, वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये भी जीरो हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये आपका बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये संतुलित अवस्था में हो जाएगा। तो इसी पर ये मीटर सेट काम करता है। मान लीजिए हमारे पास एक अल लंबाई की, पहले हम लोग थोड़ी सी कुछ एडवांस बातें समझ लेते हैं और ये कैसे काम करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एकांक लंबाई का जो आपके पास है प्रतिरोध है, इसको हम बोल देते हैं सिग्मा है। अरे हाँ है ना। तो एल लंबाई का, ये मान लीजिए एकांक लंबाई का है, सिग्मा प्रतिरोध हो गया, तो एल लंबाई का क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एल हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो ये एक प्रतिरोध का काम करेगा। अरे हाँ है ना। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग समझने मीटर सेट बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कैसे ये बनेगा इसी के बारे में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये जो आपका P है, P के जगह पर हम लोग एक प्रतिरोध दे देते हैं जो हमको ज्ञात प्रतिरोध है। क्या है वो? ज्ञात प्रतिरोध। इसके बारे में हमको पता है, ठीक ना, ये प्रतिरोध है, इसका नाम दे देते हैं P। और हमारे पास एक और प्रतिरोध है जो हमको अज्ञात प्रतिरोध है। क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। इसका नाम दे देते हैं R। तो हमको वही याद करना है। तो मेरा कंसेप्ट क्या है कि इन दोनों को मिलाने के बाद, मान लीजिए हम यहाँ पे एक पट्टी के सहारे से जोड़ देता हूँ, इन दोनों को पट्टी के सहारे से हम जोड़ देते हैं। अरे हाँ है ना। और इसको हम आगे L, मान लीजिए L लंबाई की चालक ले लेते हैं, हम यहाँ पर पट्टी L लंबाई की चालक ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अरे हाँ ना। आप एक काम करो, यहाँ से 1 मीटर ले लो। कितना ले लो? 1 मीटर। मतलब ये हुआ कि 100 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना। तो अगर आप ये यहाँ से आप इसके साथ मिला दो और यहाँ पर जो है इसके साथ, और यहाँ पर जो है आप इसके साथ मिला दो। तो इस पर हम ऐसा करते हैं कि हम एक प्रतिरोध ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग अमीटर ले लेते हैं, धारा वाला, ठीक ना, अमीटर। हिंदी में लिख दे, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम इसको रेंज करते हैं, यहाँ पर मिला देते हैं और हम इसको इधर इधर रोटेशन कर सकते हैं। अरे हाँ है ना। तो हम एक काम करेंगे कि हम इसे वहाँ ऐसे जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर तुरंत अमीटर जो धारा है वो I बराबर 0 बता दे। जहाँ पर I बराबर 0 बता देगा तो हम इसे वहीं रोक देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम रोक दिए हैं, तो यहाँ पर जो L लंबाई की दूरी हो जाएगी, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर मतलब 100 है ना। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर में से L घटा देंगे तो ये हो जाएगा। अरे भाई, अगर आपका टोटल मान लीजिए 50 है, 100 है, और यहाँ से आप 25 ले लोगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना बचेगा इधर? तो 100 में से आप 25 घटा दोगे। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर टोटल 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम L सेंटीमीटर मतलब L घटा देते हैं, तो 100 माइनस में L बच जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ का जो प्रतिरोध है, यहाँ का प्रतिरोध जो है, हम इसको बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा L हो जाएगा। अरे हाँ ना। और यहाँ का जो प्रतिरोध हो जाएगा, मैं बात करूँ 100 माइनस में L, और इसको मैं कहूँगा सिग्मा। अरे हाँ ना।
तो इसको हम नाम दे देते हैं आर और ये यस, ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मैं बात करूं आर बराबर में सिग्मा एल, और यहाँ पर मैं बात करूंगा यस बराबर में सिग्मा इंटू में 100 माइनस में एल। अरे हाँ है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, जो कि मैं बारीकी से समझा दिया हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है। इसका मतलब इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। अब इस कंडीशन में धारा 0 हो जा रहा है। तब मीटर क्षेत्र के बारे में मैं समझा रहा हूँ, इसका वर्किंग सिस्टम में सीधे समझा दे रहा हूँ, आप इसके बराबर से समझ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें रटना नहीं है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो कुछ भी आपका दिक्कत नहीं होगा। ये आपका व्हीट स्टोन क्षेत्र पर ही ये काम करता है, ठीक है ना। ये आपका व्हीट स्टोन क्षेत्र पर ही काम करता है, ठीक ना, क्षेत्र पर ही ये काम करता है। कौन, मीटर क्षेत्र। मीटर क्षेत्र क्या होता है, प्रतिरोध ज्ञात करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, इतना समझिएगा। तो अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या कहता है। कंसेप्ट कहता है कि तिरछा गुणा, इसका गुणा पी वाले में, जो हमें प्रतिरोध का मान पता है, तो हम बोलेंगे पी इंटू में यस, यही तो आपको पता है ना। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर लिखोगे पी इंटू में यस इज इक्वल टू आर इंटू में, आर इंटू में जो आपका आर है वहाँ पे आर माना हो ना, आप इसको पी मान चुके हैं, आप इसको यन मान लीजिए, चाहे आप इसको यन मान लीजिए। अरे हाँ है ना, आप इसको यन मान लीजिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर हमने आर का मान दे रखा था, इसके जगह पर मैंने आर का मान दे रखा है। आप या तो क्यू ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर मान लिया हूँ, तो आप इसको क्यू मान लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्यू का मान आर में गुणा कर दें, क्यू इंटू में आर। अब आप सबका मान रखिए, तो पी का मान तो हमको मान लीजिए ज्ञात प्रतिरोध हमको पता रहता है, ऑलरेडी पता रहता है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि एक निश्चित प्रतिरोध ही रखा जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ पर भी कम और अधिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बड़ा प्रतिरोध है, तो हमें बड़ा का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा ना, तो बड़ा प्रतिरोध के लिए ये भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम इसके जगह पर हम एक ये डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहूँ तो ये भी डिज़ाइन। तो ये क्या करता है, ये पिन पर काम करता है। हमको जिस प्रतिरोध में ज़रूरत है इसको उस प्रतिरोध में लेकर लगा दे पिन, यहाँ पर ज़रूरत है लगा दे पिन। तो ये एक पिन वाला काम होता है। इसको हमने क्या माना था, पी माना था, ठीक ना। ये एक पिन वाला प्रतिरोध हो जाएगा, जो इसको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसीलिए मैंने एरो का चिन्ह लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसका गुणा इसमें करोगे तो पी इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिग्मा इंटू में 100 माइनस में एल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू का मान क्या है पर ये सिग्मा इंटू में एल इंटू में आर का मान हमको ज्ञात करना है। अरे हाँ ना, अब आप देखोगे सिग्मा सिग्मा तो कैंसिल हो जा रहा है। आर का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, एल को इधर कर दोगे, तो पी इंटू में यहाँ आ जाएगा एल, नीचे हो जाएगा 100 माइनस में एल हो जाएगा। अरे हाँ ना, तो बस यही आपको मैं बात को समझाना चाह रहा हूँ। आर इज इक्वल टू में क्या होता है, 100 माइनस में एल अपान में एल इंटू में आर। आर मतलब कहा जा सकता है पी, ये क्या हो जाएगा इंटू में पी। और यही पी जो है वो कुछ और नहीं बल्कि हम जहाँ पर पिन लगाए रहेंगे, जो प्रतिरोध यहाँ का पता रहेगा वही हमारा पी होता है। तो हमको ये प्रतिरोध का आर का मान निकल जाता है। ये अच्छी टॉपिक है, तो हम लोग इसका न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल कैसे कैसे बनाता है, इसमें बहुत स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी होता है जानना। ये कुछ भी ऐसा कॉस्ट मतलब ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना, ये नॉर्मल बात है, ठीक ना। हम आते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ कि मीटर ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग में तार के एक सिरे से अवक्षेपण यहाँ पर दिया है, बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। संतुलित के लिए 3.6 ओम प्रतिरोध काम में लिया जाता है। बस जो मैंने ऊपर लिया था ना, ये मान को बदला जा सकता है, तो वही यहाँ पर 3.6 ओम लिया जाता है संतुलित अवस्था बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि चलिए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। फिगर क्या है आपको बहुत बारीकी से समझना है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर एक प्रतिरोध दे रखा हुआ यहाँ पर ये, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रतिरोध का जो बॉक्स है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब फिर यहाँ से जो प्रतिरोध है यह आपका घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, जो आपको अज्ञात है, जो आर का मान ज्ञात है वही ज्ञात करना है। फिर यहाँ से जो है ना, आप ध्यान देने की कोशिश करना,
वही काम यहाँ भी है। ऐसे आप बनाओगे तो डिज़ाइन अच्छा लगेगा। आपको बोर्ड पेपर में ऐसा बनाना है ताकि वो अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर इसको साथ में आप मिला दोगे और यहाँ पर ऐसा मिला दोगे आप। फिर आप यहाँ से इसको मीटर जो बनाए रहोगे 1 मीटर की लंबाई वाला, यहाँ पर आप इसको मिला दोगे तार को, ठीक ना। चलो यहाँ पर एक कोई तार है, इसको जो है इसका 1 मीटर है, जिसको हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना। अब इसको हम मिला देते हैं। तो अचानक से हम यहाँ पर जो मीटर जो ले रखा हुआ है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये काम कर रहा है। अरे हाँ ना। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये वाला 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे हाँ ना। तो ये टोटल कितना था? 100 सेंटीमीटर। पक्का ना। तो अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि यहाँ का जो अगर ये मान जो दे रखा हुआ है, पी मान लेते हैं, और जो पी का मान दे रखा है 3.6 ओम, ये आपका दे रखा है पी क्यू। अब इसको मान लीजिए आप आर, ये मान लीजिए आर हो गया, इसको मान लीजिए आप क्यू और इसको मान लीजिए आप यस। तो क्यू का मान कितना? सिग्मा 25 हो जाएगा और इसका जो मान हो जाएगा सिग्मा 75 हो जाएगा। अरे हाँ ना। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कि अगर एक लंबाई, एकांक लंबाई का अगर मान लीजिए जो आपका प्रतिरोध है आर, एकांक लंबाई मान लीजिए आप 1 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर का प्रतिरोध अगर मान लीजिए आपका 10 ओम है, तो अगर यही कोई पूछ देगा कि 2 मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। अरे हाँ ना। 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। तो जो एक मीटर का जो मान दे रखा है ना, इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता, जिसे हम बोलेंगे सिग्मा। तो यही है सिग्मा, मतलब एकांक लंबाई का जो एकांक क्षेत्रफल, चाहे एकांक का मान समझ सकते हो, एकांक का मान, तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। तो अगर एकांक का मान हमको पता है तो 25 का मान निकालने में क्या करेंगे? 25 का गुणा कर देंगे। अगर हमको एकांक का मान पता है तो 75 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 75 का गुणा कर देंगे। तो यही तो होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर तुरंत गुणा का, अब यहाँ पर धारा हमको क्या लाना है? 0, क्योंकि हमको ऐसा सेटिंग किया गया है कि जहाँ पर ये धारा 0 हुआ तो तुरंत हम वहाँ पर रोक देंगे, ठीक ना। इसको वहीं पर रोक देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसको बैलेंस में लाओ। तो अब आप जैसे इसको देखोगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे नियम के अनुसार, ठीक है ना। तो क्या करोगे यहाँ पर? इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3.6 इंटू में सिग्मा 75। अरे हाँ ना, गुणे में लगा दो बराबर। यहाँ पर क्या रखोगे? आर इंटू में, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू में, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। अरे हाँ ना। अब आप देखोगे सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, ये 25 टिया 75 हो जाएगा। अब आप देखोगे आर का मान निकालने के लिए 3 इंटू में 3.6, अरे हाँ है ना। 3 छक्का 18 के 8, 1 हाथी, 3 त्रिका 9, 1 10। ये है आपका आंसर। 10.8 ओम आपका ये जो मान रखा गया है अज्ञात प्रतिरोध, यही है आपका अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मुझे क्या करना था? मान को ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध आर का मान कितना आ गया? आंसर 10.8 ओम आ गया। अरे हाँ, यही आपको जानना है। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये न्यूमेरिकल है, बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको पूछ यहाँ पर ही लगा सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी हम लोग एडवांस सर्किट का अध्ययन कर लेते हैं और हम कुछ अच्छी बात बीच में बताएंगे कि आपको डिज़ाइन इसमें चेंज करके ही सॉल्व करना रहता है, तो और आसान बन जाता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है। जो धारा मतलब शाखा एक होता है, जो ब्रांच दी गई हुई है ना, उसे हम शाखा बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक शाखा है, ये सभी क्या है? शाखाएँ हैं, ठीक है। तो इन सभी शाखाओं में हमको धारा का मान ज्ञात करना है। तो अच्छा रहेगा कि इनको यहाँ से यहाँ तक जो मिलाया गया है, इसमें 4 ओम का जो प्रतिरोध है, उसे डिजाइन अच्छे से बना दिया जाए। तो मेरे मन में आ रहा है कि इसको हम हटा करके ऐसे ना लगा करके हम इसको ऐसे लगा दें, ठीक है ना, जो कि आपको समझना और मुझे समझा पाना आसान हो जाएगा। तो वही काम मैं यहाँ भी कर देता हूँ। 4 ओम का जो प्रतिरोध है मैं इसको ऐसे करके लगा देता हूँ, ठीक है।
अब आप देख पा रहे होंगे कुछ डिज़ाइन इसका बदल जा रहा है। ये जो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मिलाया गया है, इसको मिलाने का जो तरीका है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और आप भी अपने एग्ज़ाम में फिगर पहले ये जो ओरिजिनल फिगर है आप बना लीजिएगा, बगल में ये वाला फिगर आप बनाइएगा ज़रूर। मैं ऐसा डायरेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे बोर्ड जगह कम पड़ेगा तो मुझे मिटाना नहीं पड़े, काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि अब आपका सर्किट का जो डिज़ाइन है हमारे देखने के अनुसार थोड़ी सी आसान हो गई है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने की तरीका देखते हैं। जो बैटरी दी गई हुई है वहाँ से हम धाराओं को निकालते हैं। अगर हम बारीकी से देखें तो मान लीजिए यहाँ से I1 धारा में यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना, I1 धारा में यहाँ से आ रही है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ से I1 धारा आ गई और फिर इधर साइड चली गई I2 धारा, अरे हाँ ना, तो इधर बचा हुआ धारा कितना जाएगा, I1 में से I2 घट जाएगा, अरे हाँ है ना। चलिए ये बैटरी का देन था, ये I1 धारा दे दिया था, I2 हो गया। तो अब मेरे मन में आया ये वाला जो बैटरी है वो धारा मान लीजिए दे रही है I3, आगे जाएगा I में 3, तो यहाँ पर आगे I3 आ गई और यहाँ से जो धारा जा रही है वो आप देख पा रहे हो कि I1 माइनस में I2 आ रही है। फिर दोनों इसमें मिल करके इधर चले जाएंगे तो I1 माइनस में I2 फिर प्लस में हो जाएगा I3, अरे हाँ है ना। फिर यहाँ से देखोगे आप I1 इधर चला जाएगा तो अब आपका जो धारा बचेगा ये इधर आ जाएगा, अरे हाँ है ना। चल ना हो तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, अगर आपका ये I1 आ रहा है तो I2 अगर इधर चली गई तो ये इधर क्या हो जाएगा, I1 माइनस में I2, ठीक है, वही धारा कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो धारा बचेगी वो कौन सी धारा हो जाएगी, I1 तो इधर चला गया तो अब बचा कौन सा धारा है, माइनस में I2, अरे हाँ है ना, माइनस में I2, अब ये वाला हो जाएगा माइनस में I2 इधर से हो जाएगी प्लस में I में 3। अब आप देखोगे फिर ये I2 आ रहा है और दोनों मिलकर के फिर यहाँ से I3 धारा इधर चली जाएगी जो यहाँ पर ये मौजूद है। तो अब हम इसको लूप बनाने की कोशिश करते हैं जो आपको सॉल्यूशन करने आसान हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लूप है ये इस टाइप का ही लूप है, अरे हाँ ना, मतलब इस टाइप का लूप यहाँ पर ज़्यादा कि इधर से ऐसे ऐसे करके लूप में बन रहे हैं, तो हम इसे ऐसे ही लूप बनाना आसान समझेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये इस टाइप का लूप है मगर यहाँ पर थोड़ी सी अपोजिट हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको यहीं ऐसे ही मान लो। यहाँ पर ये धारा लूप ऐसे है, आप यहाँ पर लूप को ऐसे मान लो जो जैसे जैसे धारा जा रही है, ठीक ना, तो आप इसको लूप को ऐसे मान लीजिए, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, I3 है यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे लूप मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इस वाले लूप को हम नाम दे देते हैं, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको हम नाम दे देते हैं A, यहाँ से देखिएगा ये आपका कोई बात नहीं A, फिर ये आपका हो जाएगा B, C, D, यहाँ हो जाएगा आपका ये E, ये हो जाएगा आपका ये F, अरे हाँ है ना। तो हम पहले लूप में सोच रहे हैं A, B, C, A में, देखिएगा A, B, C और A में। तो इसमें क्या करते हैं ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो पहली धारा इसमें 4 ओम का हम ये ले लेते हैं, ये वाला, इसमें कितना धारा है I1 माइनस में I2 धारा है, क्या है I1 माइनस में I2। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे कौन सी धारा है प्लस में 2, कौन सी धारा है I1 माइनस में I2, फिर प्लस में I3। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सी धारा यहाँ पर है प्लस में I1, भाई एक है तो आप एक लिख लीजिए, एक I1, पहली प्रतिरोध है I1 धारा इसमें है, माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही माइनस में 10 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर -10 की जगह पर आप फिर बराबर में 0 कर लीजिएगा, इधर 10 में लगा लीजिए ना, तो ये हो जाएगा एक I1। अब आप इसको सॉल्व करिए, थोड़ी सी देखिए क्या आता है। यहाँ पर हम देखते हैं 4I1 माइनस में 4I2 प्लस में 2I1, 2I2, 2I3, I1 इक्वल टू में 10। यहाँ देखेंगे यहाँ पर I1 और ये हो जाएगा I1 कितना है 4
5 6 7, क्या हो जाएगा 7I1। अब देखेंगे I2, यहाँ भी I2, तो क्या हो जाएगा माइनस में 6 में I2। अब क्या मिल गया प्लस में 2I3 इज इक्वल टू में 10। अरे हाँ है ना, ये यहाँ पर 10 है। अब आप इसको 1 बना लेंगे, समीकरण नंबर क्या बना लेंगे 1। अब हम कौन सा लूप ले लें, ये वाला लूप ले लेते हैं, इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप इधर से धारा जा रही है ना ऐसे करके, तो इधर में कौन सा धारा है I1, तो क्या लिखेंगे लूप नाम दे देते हैं, कौन सा लूप है ये CADC, क्या है CADC में, तो क्या हो जाएगा 1 मतलब ये 1I1, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा माइनस में 10। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 4 कौन सा धारा इसमें I2 है, तो 4I2। और फिर इसमें जब जाएंगे तो माइनस में धारा होगा, क्यों, क्योंकि हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, मगर धारा इसमें आ रहा है ऊपर से नीचे, इसीलिए हम माइनस ले लेंगे। तो माइनस में क्या आ जाएगा 2, फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा माइनस में I2, फिर हो जाएगा आपका प्लस में I में 3 इक्वल टू में 0। अब कुछ तो बचा भी नहीं है, आप इसको हटा दीजिए और उधर साइड लिख दीजिए प्लस में 10, ठीक ना। अब इसको आप सॉल्व करिए आगे, तो क्या बन जाएगा I1 प्लस में 4I में 2 माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 2I2, ये बन जाएगा माइनस में 2I में 3 इज इक्वल टू में 10। तो I1 का मान कौन कौन सा है, I1 का मान है सिर्फ आपका I1। इसके बाद आप देखोगे I2 का मान कितना है, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ठीक ना। I2 का मान कितना हो जाएगा 6 में I2 माइनस में 2I में 3 इज इक्वल टू में 10। अब इसको जगह पर मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लूप ये वाला मान लेते हैं, ये वाले लूप को मान के सॉल्व करते हैं, ठीक ना। ये सभी लूप है, आप स्टार लगा दे रहे हैं यहाँ पर ताकि आपको देखना आसान रहे। तो ये यहाँ पर क्या कंसेप्ट है ज़रा ध्यान दीजिएगा, माइनस में 5, क्यों, क्योंकि माइनस में टच कर रहे हैं जाते टाइम में, माइनस में टच कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा प्लस में 2। धारा कितना है इसमें, धारा है I1 माइनस में I में 2, फिर प्लस में हो जाएगा I में 3, फिर आगे आ रहे हैं किसमें, इसमें कितना धारा है, इसमें धारा है माइनस में I2 प्लस में हो जाएगा I में 3 इज इक्वल टू में 0, और कुछ तो बचा भी नहीं है। आप इसको उधर कर दीजिए, प्लस में 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 5, तो आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2I1, यहाँ आ जाएगा 2I में 2, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस में 2 में I में 3। इसके साथ यहाँ देखेंगे माइनस में 2I में 2, यहाँ देखेंगे प्लस 2I में 3 इज इक्वल टू में 5। तो यहाँ देखेंगे ये आपका I1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये I1 मतलब 2I में 1। अभी देखेंगे माइनस में यहाँ है, माइनस में यहाँ भी है, तो मिल करके क्या बन जाएगा माइनस में 4I में 2, हाँ है ना। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में हो जाएगा 4I में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5, अरे हाँ है ना। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब आपको सॉल्व करना है, इन समीकरणों को सॉल्व करना है, तो धारा का मान आपका यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ी बेसिक बातें हैं, अगर आप समझ लेंगे तो आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे बड़े मज़े की बात ये है ना कि यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, ये देखिए प्लस में है, ये आपका माइनस में है। अब इसको दोनों के साथ अटैक करने पर सीधे सीधे I1 का मान निकल जाएगा, अच्छी बात है। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 धन में समीकरण नंबर 2 जोड़ देने पर, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 7 में I1, ये हो जाएगा माइनस में 6 में I2, प्लस में ये हो जाएगा 2 में I3 इज इक्वल टू में 10। अब नीचे क्या हो जाएगा I में 1 प्लस में 6 में I2 माइनस में 2 में I में 3 इज इक्वल टू में 10, अरे हाँ ना। देखेंगे ये अटैक करने पर ख़त्म हो जा रहा है, 8 में I1 इज इक्वल टू में 20, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20/8 एम्पियर, अरे हाँ ना। ये क्या हो जाएगा एम्पियर। अब इसे काट देंगे आप चाहें तो
2 से काट सकते हैं 10 और नीचे हो जाएगा 4, फिर 2 से काट देंगे 5/2, 5/2 एम्पियर आपका ये सवाल में यहाँ पर आ रहा है। I1 का मान जो है 5/2 एम्पियर आ रहा है। तो अब आप एक काम करो, यहाँ पर ये I1 का मान यहाँ रखो, इसके बाद सॉल्व करना है। अब ये हमारे मन में आ रहा है कि I1 का मान समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 3 में रख करके अब फिर हम इसको सॉल्व करें, I3 को ख़त्म कर दें। क्यों ख़त्म कर दें? क्योंकि यहाँ पर देखिए I1 का मान जो है इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 4I3 है, यहाँ पर देखिए 2I3 है। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 14 बन जाएगा, और इसको मतलब यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे 4 बन जाएगा, और फिर हम इसको यहाँ से इसमें से ये घटा देंगे तो ये I3 ख़त्म हो जाएगा, तब जा कर के फिर I2 का मान निकल जाएगा, और I1 का मान तो पहले से पता ही है। अरे हाँ है ना। तो अब आप एक काम करिए, यहाँ से आप लिखें कि I1 मतलब ये I1 में आप ध्यान में रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देता हूँ 2 के, और फिर मैं घटा देता हूँ समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 क्या करता है, उसमें घटा देता हूँ। इसमें 2 का गुणा करूँगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान रहे, कितना बन जाएगा 14। यहाँ पर बन जाएगा 14 I1 माइनस में 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 में I2 प्लस यह कितना बन जाएगा आपका ये 4 में I3 इजिकल टू में 20। अरे हाँ है ना। अब यहाँ पर जो है घटाना है इसको साथ, ठीक ना। जब यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ बन जाएगा 2I1 माइनस में 4, देखिए माइनस में क्या बन जाएगा 4 में I2, और क्या है यहाँ पर प्लस में 4 में I में 3 इजिकल टू में 5। घटाना है, चिन्ह बदल जाता है, ध्यान में रहे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अरे हाँ ना। तो जब ये घट जाएगा तो ध्यान में ख़त्म हो जा रहा है। तो जब ये घटेगा यहाँ से कितना आ जाएगा 12 में I1 आ जाएगा। अरे हाँ है ना, 12 में I1 आ जाएगा। फिर आप ध्यान देंगे इसमें से देखिए घट जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस में 8 में I2 आ जाएगा। अरे हाँ है ना। अब फिर इसमें घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बराबर में 15 आ जाएगा, और ये I1 का तो मान पता ही है, यहाँ पर रख दो। तो जैसे रखोगे 12 में I1 और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस नहीं माइनस में 8 में I2 बराबर में 15। तो यहाँ रखोगे 12 गुणे में 5/2 माइनस में 8 में I2 बराबर में 15। यहाँ से काट दो 6, 6 25 में 30 माइनस में 8 में I2 इजिकल टू में 15। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इस वाले को इधर कर दो, प्लस बन जाएगा 8 में I2 बन जाएगा, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 30 माइनस में 15, 15/2 में 8 बराबर में हो जाएगा आपका ये I2। बाबू ध्यान रहे, ये आपका मैं निकाल चुका हूँ बहुत मान। I1 का जो मान है वो आपका आया हुआ है 5/2 एम्पियर। I2 का जो मान आया हुआ है इस 15/8 एम्पियर। अब हमको निकालना है I3 का मान, अभी निकल जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे। अब आपको पता हो गया होगा कि यहाँ पर I2 का जो मान है 15/8 है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर हम तो कहेंगे 2 में रख दीजिए, आसान है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि I1 बराबर I1, ठीक है ना, I1 का मान आप यहाँ पर लिखेंगे कि I यहाँ से आप यहाँ चले गए, ठीक ना। चलिए, तो I1 व I2 का मान समीकरण 2 में, हाँ समीकरण 2 में रखने पर तो I1 का मान कितना है मुझे पता है 5/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2, यहाँ पर 5/2 हो गया। फिर प्लस 6, I2 का मान कितना है 15/8, यहाँ पर लिख दीजिए 15/8। अरे हाँ है ना। और किसका मान है माइनस में I में 3, 2I में 3 इजिकल टू में 10। सॉल्व करिए, किसी भी हालत में सॉल्व तो करना ही पड़ेगा I3 का मान निकालने के लिए। आप इसी को इधर कर दो, बाकी को इधर कर दो, ठीक है। तो अब आप देखेंगे
जैसे आप इसको इधर करोगे तो इसको इधर करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका ये 2.5, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। प्लस इसको आप 2 से काट दीजिए, कितना बन जाएगा 2 4, यहाँ बन जाएगा 3, 15 तियाँ 45/4 प्लस इधर हो जाएगा माइनस में 10 इज इक्वल टू में 2 में I3। अरे हाँ ना। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको घटा लेने के बाद भाग देने के बाद देख लेते हैं। चलिए तो इसको आप जोड़ लो तो 10 में इसमें आप एक काम करो, पहली बात इसको यही रहने दो, 5/2 ही रहने दो, ठीक है, जो कि आपको काम करेगा सॉल्व करने में। अब ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लो तो नीचे बन जाएगा 4 और ऊपर बन जाएगा 10। जब ऊपर बन जाएगा 10 और नीचे बन जाएगा 4, यहाँ पर पहले से 45 और नीचे हो जाएगा 4, धन में जाएगा 10 बराबर में -2I3। इसको आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा 55/4 माइनस में 10 बराबर में 2I3। आप यहाँ पर गुणा कर दो 40 हो जाएगा, तो 55 माइनस में 40/4, अभी भी नीचे आ जाएगा 2 बराबर में I3। तो घटा दोगे बाबू तो कितना बन जाएगा 5 1/8 I3। 15/8 इसका भी आ ही रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ रहा है 15/8 एम्पियर। तो ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ ये सभी बात आप समझ गए होंगे। बेसिक कंसेप्ट है न्यूमेरिकल का, अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ रहे होंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने कैसे कैसे हैंडल किया है ये आपको भी अभ्यास आपको भी करना होगा, आपको भी ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम कल जो है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में कल आगे की तरफ अध्ययन करते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।